अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 के यूनिट 4 का पार्ट 1। लेक्चर आज के हमारा होगा मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में हम क्या क्या कवर करेंगे इस पूरे लेक्चर में। फर्स्ट हमारे पास आता है डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकेंड हमारे पास आता है डिस्कस द कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द फॉलोइंग मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स। थर्ड में हमारे पास आता है डिस्कस द डायग्नोस्टिक, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द बिलो मेंशन्ड डिसऑर्डर्स। नंबर 4 अप्लाई नर्सिंग process including assessment, planning, implementation and evaluation of care provided to the clients with male reproductive disorders. Number 5 develop a teaching plan for a client experiencing disorders of reproductive system. कौन कौन से डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे उनमें benign prostate hypertrophy, erectile dysfunction, prostate and testicular cancer and infertility. अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ देख लेते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्रोटम, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। ईच कंटेन करते हैं हमारे पास टेस्टिस, जिसके अंदर एपिडिडिमस पोर्शन ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है जो कि वाज डिफरेंस भी कहलाता है। और इसके अंदर प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स, बल्ब्यूरो यूरिथ्रल ग्लैंड और पीनस हमारे पास होता है। और ये हमारे पास क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इसमें हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स, आपके पास सेमिनल वेसिकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट, रेक्टम, प्रोस्टेट, एपिडिडिमस, टेस्टिकल्स, स्क्रोटम, यूरिथ्रा, पीनस, प्यूबिक वाज डिफरेंस मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमारे पास कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटल में आपके पास मौजूद होता है पीनस और स्क्रोटम, जबकि इंटरनल ऑर्गन्स जेनिटल ऑर्गन्स में आपके पास होता है टेस्टिस, एपिडिडिमस, वाज डिफरेंस, एक्सेसरी ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। अब अडल्ट ह्यूमन टेस्टिकल्स में एपिडिडिमस को भी कैटेगराइज किया गया है। वो किस तरह, इसमें हम देखते हैं हेड ऑफ एपिडिडिमस, जो कि हमारे पास क्या है, ये पार्ट है। सेकंड बॉडी ऑफ एपिडिडिमस कौन सा है, ये वाला जो ये पार्ट शो कर रहा है, ये बॉडी ऑफ एपिडिडिमस है। सी ये टेल ऑफ एपिडिडिमस है। और नंबर डी वास डिफरेंस, जो कि अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एसेसरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या क्रिएट करता है, ज़्यादातर एसेसरी ग्लैंड सेक्रेट करता है सेमिनल फ्लूइड, 99% ऑफ सीमन वॉल्यूम। अब कंपोनेंट्स ऑफ सेमिनल फ्लूइड में हमारे पास क्या आ जाता है, म्यूकस, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, बफर्स, एंजाइम्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और जिंक। और एसेसरी ग्लैंड जो हमारे पास मौजूद है, प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसिकल है एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। नेक्स्ट अगर हम फंक्शन की इसकी बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल की, तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, एक वेरिएबल है जो कि स्पर्म इजेक्ट करता है किसके अंदर, वजाइना के अंदर। और ये रिक्वायर करता है स्पेशल कॉम्प्लेक्स न्यूरल रिफ्लेक्सेस को चाहिए होता है। और ये स्टार्ट होता है हमारे पास किससे, इरेक्टाइल रिफ्लेक्स से, जो कि क्रिएट होता है किससे, वेजिकुलर कंडीशन से। और इसमें तीन चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, इनिशिएट करता है इरोटिक स्टिमुलाई। इरोटिक स्टिमुलाई आपको किससे होगा, इरोटिक स्टिमुलाई का मतलब ये है कि आपका पीनस किन चीज़ों की वजह से इरेक्ट होगा। तो विजुअली आप कोई चीज़ देखोगे और कुछ सुनोगे, टेक्टाइल या कोई आपको टच करेगा, तब आपको होगा ये सेरिब्रल डिसफंक्शन आपको हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें देखते हैं। अब उसमें ये फर्स्ट इनिशिएट करता है टेक्टाइल सेरिब्रल में। अब उसके बाद हम देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक जो डिवीज़न है वो करता है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें कॉज करता है वेज़ोडाइलेशन, जिसकी वजह से आर्टरीज जो
आर्ट्रियोल्स हैं पिनाल क्या इरेक्ट करवाती हैं। अब जो इरेक्टाइल टिश्यूज़ हैं वो फिल हो जाते हैं ब्लड से और क्रिएट करते हैं क्या, इरेक्शन आपकी क्रिएट कर देते हैं। अब इसमें आपके पास एमिशन होती है एंड इजैकुलेशन होती है ड्यूरिंग क्लाइमैक्स, जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हों। अब एमिशन ऑफ मूवमेंट इसमें होता है, स्पर्म जो कहता है वास्ट डिफरेंस से जाता है यूरिथ्रा में, जो कि सेमिनल फ्लूइड भी उसके अंदर ऐड होता है और अंडर सिंपैथेटिक कंट्रोल ये जाता है। इजैकुलेशन क्या होती है, एक्सपल्जन होती है सीमन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, और कौन सी कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स की वजह से। ये एमसीक्यूज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम कुछ ग्लॉसरी देख लेते हैं। इसके फर्स्ट हमारे पास आता है क्रिप्टोक्रेटिज्म, जिसमें आप क्या करते हो, जो कि मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिफेक्ट है मेल का, जिसमें क्या होता है फेलियर हो जाता है, एक या दोनों टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर नहीं आते, ऊपर ही रह जाते हैं। सेकंड हमारे पास है ऑर्काइटिस। अब ऑर्काइटिस हमारे पास क्या करता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस कहलाता है, जो कि टेस्टिकुलर कंजेशन भी कहलाता है, जो कि पायोजेनिक वायरल या स्पेसिफिक पैरासिटिक ट्रॉमेटिक केमिकल और या नॉन कॉज की वजह से हो सकता है। उसके बाद वैसेक्टमी है, जो कि मेल स्टेरिलाइजेशन है, परमानेंट मेथड ऑफ इनफर्टिलिटी है, जिसमें वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है सेगमेंट को उसके, जिसको क्या होता है ताकि प्रिवेंट किया जा सके स्पर्म्स को बाहर ना निकलने दिया जाए। और लास्ट में हमारे पास आता है ऑर्किएक्टमी, जो कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ वन और बोथ ऑफ द टेस्टिस है, जिसमें आप एक टेस्टिस को या दोनों टेस्टिस को क्या कर देते हो, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। अब मूव करते हैं आगे। अब हमारे पास आ जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन हमारे पास क्या है, इनएबिलिटी ऑफ मेल, जो पीनस इरेक्ट नहीं कर पाता है, ईडी भी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। अब जो हमारे पास इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसको इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं या इनेबिलिटी भी बोल सकते हैं, कि वो पीनस को इरेक्ट नहीं कर पा रहा है, इनेबल है, या पीनस अगर उसका इरेक्ट हुआ है तो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है कि उसको इरेक्ट रख सके। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके मुख्तलिफ़ कॉजेज़ आपके पास आ सकते हैं। साइकोजेनिक कॉजेज़ में एंजाइटी आपको हो सकता है, फैटीग हो सकता है, डिप्रेशन, या परफॉर्म जो से प्रेशर परफॉर्म कर रहे हो सेक्सुअली उसकी वजह से, नेगेटिव बॉडी इमेज की वजह से, या एब्सेंस ऑफ डिज़ायर की वजह से, आपका डिज़ायर नहीं है सेक्स करने का और आपसे कोई करना चाह रहा है, या प्राइवेसी आपकी नहीं बनी हुई, तो इसमें हो सकता है। और ऑर्गेनिक में आपके पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से हो सकता है, एंडोक्राइन डिजीज़ की वजह से जैसे कि डायबिटीज़, पिट्यूटरी ट्यूमर या टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी अगर आपको है, उस वजह से हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मज़ीद हमारे पास जो इसमें आ जाता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाती है इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। कॉजेज़ उसके आ जाता है कि अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रही है बार बार, और जिसमें यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मतलब ये अभी तक आप चाह नहीं रहे हो कि इजैकुलेट हो जाए और आप इजैकुलेशन कर चुके हो, यानी कि आपकी डिज़ायर नहीं थी इजैकुलेट करने की और डिज़ायर फारिग हो गए हो आप। सेकेंड हमारे पास रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन आ जाता है, जो कि सीमेन ट्रेवल कर जाता है टुवर्ड द ब्लैडर, जो सीमन बाहर आना था वो ब्लैडर में चला जाता है आफ्टर प्रोस्टेट और यूरिथ्रल सर्जरी, और ये ज़्यादातर प्रोस्टेट या यूरिथ्रल सर्जरी के बाद ये कंडीशन होती है। और थर्ड में हमारे पास है प्रोलॉन्ग्ड इजैकुलेशन या एनऑर्गेनिज्म, यानी कि इजैकुलेशन बहुत देर से आ रही है या आपको ऑर्गेज़म फील नहीं हो रहा, प्लेजर नहीं आ रहा। और लास्ट में हमारे पास आता है प्रियापिज्म। अब प्रियापिज्म हमारे पास क्या है, ये परसिस्टेंट पिनाइल इरेक्शन है, जो कि अनरिलेटेड टू सेक्सुअल स्टिमुलेशन है, जिसमें क्या होता है यानी कि आपका पीनस इरेक्ट हो चुका है और आपको कोई सेक्सुअल डिज़ायर वगैरह भी नहीं है, लेकिन आपका पीनस इरेक्ट हो चुका है। ये न्यूरल या वेस्कुलर कॉज की वजह से भी हो सकता है, या वेजो एक्टिव एजेंट की वजह से, जो कि आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जैसे कि हाइपरटेंसिव या एंटीसाइकोटिक भी कॉज कर सकते हैं। ये मूव ऑन करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोस्टाइटिस। अब प्रोस्टाइटिस हमारे पास क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसमें इन्फ्लेम प्रोस्टेट हो जाता है हमारे पास। देख सकते हैं पिक्चर में, ये नॉर्मल है और ये इन्फ्लेम्ड है, जो कि ब्लॉकेज कॉज करवा रहा है। फिर
अब प्रोस्टेटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स के साथ और सिम्टम्स ऑफ सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट या डिसफंक्शन इसमें हो जाता है, जिसमें सेक्सुअली आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा होता है, रुकावट आपको आ रही होती है। और ये मोस्ट कॉमन यूरोलॉजिकल कंडीशन है मेन के अंदर जिनकी एज 50 साल से ज़्यादा हो जाती है। कॉजेज़ इसके क्या हैं? ऑर्गेनिज्म इनको बैक्टीरिया, फंजाई या माइकोप्लाज्म की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन जिसमें ई कोलाई जो मोस्ट कॉमन है, या क्लेप्सिला या प्रोटियस स्पीशीज़ इसमें पाई जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कॉलोनाइज होते हैं यूरिनरी ट्रैक में और असेंड करते हैं प्रोस्टेट में, अल्टीमेटली कॉजिंग इन्फेक्शन। यानी यूरिनरी ट्रैक से कहाँ पे जाते हैं? प्रोस्टेट से, और वहाँ पे जाके फिर इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम इसके देख लेते हैं। सडन ऑनसेट ऑफ फीवर होता है, आपको बुखार आता है, डिसयूरिया होता है, पेनफुल डिफ़िकल्ट यूरिनेशन होती है, पेरिनियल प्रोस्टेटिक पेन होता है, यानी कि पेरिनियल एयर पे आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। जो आपकी फ्रीक्वेंसी यूरिन की वो मेंटेन नहीं रहती है, अर्जेंसी आपको बहुत ज़्यादा होती है, या हेसिटेंसी आपको रुकावट आ रही होती है, शर्म आ रही होती है, या नॉक्चोरिया हो रहा होता है। यूरिनेशन एट नाइट, रात के दौरान ज़्यादा आपको यूरिन आना। अब कुछ ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि पेशेंट एफेब्रल या नॉर्मल यूरिन एनालिसिस करवा रहे होते हैं, या एंटीबायोटिक्स की वजह से ट्राइमिथोप्रिम की सल्फोमिथोक्सोल जो कि TMP SMZ भी कह सकते हैं, या फ्लोरोक्विनोलोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो कि मोस्ट कॉमनली आजकल यूज़ की जाती है, और जो कि ये उन पेशेंट में ज़्यादातर होता है जो कि उनके यूरिन में बैक्टीरिया पाया जाता है यूरिन कल्चर के दौरान। या अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, टेम्बल्सन, फ्लोमैक्स जो कि प्रमोट करते हैं ब्लडर को या प्रोस्टेट रिलैक्सेशन को, यानी कि इन मेडिसिन से आप उसको रिलैक्स करवा सकते हैं प्रोस्टाइटिस को। अब टीचिंग पेशेंट सेल्फ केयर आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंप्लीट प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक कोर्स उसको बोलना है कि आपने जो भी एंटीबायोटिक कोर्स उसको दिया गया हो उसको पेशेंट ने कंप्लीट करना है। कोई भी डोज मिस नहीं करनी, बीच में या बाद में नहीं करनी है, ज़्यादा ओवर डोजिंग नहीं करनी है, क्योंकि इससे ये ख़तरा हो सकता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उसकी बॉडी हो सकती है। सेकंड, आपने सिट्स बाथ देनी है उसे 10 to 20 मिनट्स का आपने उसको बोलना है सिट्स बाथ आपने लेनी, नीम गर्म पानी में आपने बैठना है। इंकरेज करना है उसको ज़्यादातर फ्लूइड्स वगैरह पिए। अवॉइड करें फूड्स के फ्लूइड्स को जिसके अंदर डायूरेटिक एक्शन हो, जो कि आपको क्या यूरिन करवाए, या इंक्रीज प्रोस्टेटिक सिक्रेशन का, जैसे कि अल्कोहल हो गया, टी हो गया, चॉकलेट हो गया, कोला या स्पाइसेस वाले खाने हो गए जो कि आपको यूरिन डायूरेटिक एक्शन करवाते हैं, यूरिन करवाते हैं। या उसको अगर सुप्राप्यूबिक कैथेटर लगा है तो सिवियर यूरिनरी रिटेंशन भी उसको अगर हुआ है तो उसको क्या सुप्राप्यूबिक कैथेटर लगेगा। कोई भी सेक्सुअल अराउजल या इंटरकोर्स ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जिसमें क्या हो जाता है मसल इनलार्जमेंट हो जाती है प्रोस्टेट के। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये नॉर्मल है और इनलार्ज में देख सकते हैं इनलार्जमेंट हो गई है प्रोस्टेट की। अब जो हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है ये एक प्रोग्रेसिव एडिनोमेटस इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि एजिंग के साथ होता है। नॉर्मली अगर मैन है तो उसकी एज अगर बढ़ती रहती है तो ये उसको हो जाता है 50 साल 60 साल के बाद, डिपेंड करता है ऑन देयर नेचर। ये इसमें अगर नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट है या हाइपरट्रॉफी है तो ये मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कंडीशन इन मैन है। अब ये अर्ली साइन सिम्टम इसमें क्या आ जाते हैं हेजिटेंसी, डिक्रीज फोर्स ऑफ स्टीम, जो फोर्स ऑफ स्टीम है वो कम हो जाए, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी या नॉक्चूरिया, उसको नाइट के टाइम ज़्यादा यूरिनेशन होती है। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये एक मेटाबोलाइट है ऑफ टेस्टोस्टेरोन, क्रिटिकल मीडिएटर ऑफ प्रोस्टेटिक ग्रोथ, और ये प्रोस्टेटिक ग्रोथ करवाता है DHT। अगर ये बढ़ जाए तो उसकी वजह से बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया आपको हो सकता है। या हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हो, उसकी वजह से भी आपको BPH हो सकता है। डायग्नोसिस इसकी क्या है? PSA फर्स्ट हमारे पास आ जाता है। PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन अगर उसका हाई आता है, यूरिन एनालिसिस में हीमाचूरिया, ब्लड इन यूरिन अगर आता है, या UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसको रेक्टल एग्जामिनेशन मोस्ट रिलायबल है इसमें बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में। अल्ट्रासाउंड
सिस्टोस्कोपी, विजुलाइजेशन ऑफ ब्लडर, IVP इंट्रावेनस पाइलोग्राफी जिसमें इंजेक्ट किया जाता है डाई को थ्रू वेन और विजुलाइज किया जाता है ब्लडर को, यूरेटर्स को और किडनी को, या बन जिसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल उनका देखा जाता है कि यूरिन ब्लड उनका इंक्रीज़ हुआ है या नहीं, या सीरम क्रिएटिनिन अगर उनका इंक्रीज़ हुआ है। सर्जिकल मैनेजमेंट में और BPH में किया जाता है लेस इन्वेसिव, TUMT, टोलिप और टूना, ये 3 प्रोसीजर्स किए जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव हीट थेरेपी, TUMT, जो कि प्रोब होता है, इंसर्ट किया जाता है एप्लीकेशन ऑफ द हीट प्रोस्टेट टिश्यूज़ के अंदर, जो कि नेक्रोटिक स्लॉग्स को क्या कर देता है, डिज़ोल्व कर देता है। और उसके बाद हमारे पास आता है टोना, जो कि ट्रांस यूरिथ्रल नीडल एब्लेशन है, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए क्या करता है, उसको इन्फ्लेमेशन को कम करता है, या जो सेल बड़े हुए होते हैं उनको निकाल लेते हैं। टुलिप, जो कि ट्रांस यूरिथ्रल अल्ट्रासाउंड गाइडेड लेज़र इंड्यूस प्रोस्टेक्टमी है, लेज़र के ज़रिए उसको बाहर निकाल लिया जाता है। इन सब को हम एक एक करके आगे देखेंगे, मैंने इसमें पिक्चर ऐड की है उनके लिए। तो ये फर्स्ट हमारे पास क्या है, टम्प्ट ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी। माइक्रोवेव थेरेपी में ये इंसर्ट किया गया और ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या किया जा रहा है, हीट दी जा रही है तो माइक्रोवेव की तरह, ताकि ये इसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हीटिंग ऑफ इनलार्ज टिश्यूज़ हो रहा है इसमें। सेकेंड हमारे पास टर्प है, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, जिसमें इसको क्या किया जाता है, प्रोस्टेट टिश्यूज़ को रिमूव किया जा रहा है। टिश्यूज़ को रिमूव किया जा रहा है। और उसके बाद टूना है, जो कि लेज़र गाइडेड थेरेपी हमारे पास होता है, और इसमें भी आप देख सकते हैं लेज़र के ज़रिए उसको निकाला जाता है। फिर जो हमारे पास ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट है, टर्प है, ये कंटिन्यूस इरिगेशन हमने इसमें चलानी होती है रिड्यूस या प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। यानी कि कोई भी पेशेंट को आपने देखा होगा इरिगेशन लगी हुई होती है, 4-5 नॉर्मल लाइन आप उसको चला रहे हो तो 3-4 घंटों में, तो इरिगेशन के लिए, ताकि वहाँ पे कोई क्लॉट ना बने। क्लॉक्स यूरिथ्रल यूरिनरी रिटेंशन से बचाने के लिए, किडनी डैमेज से बचाने के लिए मॉनिटर करना है आपने उसकी आई चार्टिंग को, 3-वे फॉलिस कैथेटर उसको रखा होगा। मॉनिटर करना है आपने फ्लूइड ओवरलोड को, ओवर इंटॉक्सिकेशन को, एडिमा अगर उसको हो रहा है, मेंटल स्टेटस आपने उसका चेक करना है, एजिटेशन अगर उसको हो रही है या लेथार्जी उसको हो रहा है, नर्वसनेस या एक्साइटमेंट उसको हो रही है या थकावट उसको हो रही है। मॉनिटर करना है आपने डिस्टेंशन के लिए, ब्लडर अगर उसका डिस्टेंशन ज़्यादा हो रहा है। सही है, ये हमारे पास टर्प है जो कि रिमूव किया जाता है, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट है। जूम करके आपको दिखा दूँ इस तरह, जिसमें जो प्रोस्टेट के जो टिश्यूज़ है उनको निकाला जाता है, फिर प्रोस्टेट टिश्यू को रिमूव किया जाता है, बीच में जो ब्लॉकेज कॉज करवा रहा होता है। अब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया मैनेजमेंट आपने कि स्टेंट डाला जाता है, बलून डाला जाता है, और सर्जिकल में हमने उसका टर्प देखा जो कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ इनर पार्ट ऑफ प्रोस्टेट है, थ्रो एंडोस्कोप इंसर्ट किया जाता है, थ्रो यूरिथ्रा, और कोई एक्सटर्नल स्किन इंसिजन नहीं होती इसमें। और उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोस्टेक्टमी, जो कि पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी की जाती है, इंसिजन थ्रो पेरिनियम, या सुप्राप्यूबिक रिसेक्शन किया जाता है, लोअर एब्डोमेन में इंसिजन किया जाता है, ब्लैडर को यूरेथ्रोटमी को यूरेथ्रोटमी की जाती है, या येट्रोप्यूबिक लोअर एब्डोमेन में उसका ब्लैडर क्या किया जाता है, डज नॉट गो थ्रू द ब्लैडर, और लोअर एब्डोमेन से फिर उसके ब्लैडर में डाला जाता है रेट्रोप्यूबिक साइड से। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इसकी देख लेते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर्स इनको दिया जाता है जो कि रिलैक्स करते हैं स्मूथ मसल्स को अलोंग यूरिनरी ट्रैक, जो कि हाइड्रिन और कार्डुरा है। साइड इफ़ेक्ट्स में उसके क्या जाता है, डिजीनेस, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, अगर वो खड़ा होता है तो उसको चक्कर आने लग जाएंगे और वो फिर गिर जाएगा दोबारा। ओपीएम सपोस्ट्रीज दे सकते हैं जो कि रिड्यूस करेंगे उसकी पोस्ट ओपी ब्लडर स्पैज़म को। नारकोटिक एनाल्जेसिक दे सकते हैं जो कि रिलीफ करेंगे पोस्ट ओपी पेन को, जो कि विकोडिन, मॉर्फिन,
कोडीन। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके? कॉन्स्टिपेशन है। और प्रोस्कार एंड्रोन हार्मोन इनहिबिटर दे सकते हैं जो कि प्रिवेंट करता है कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन को टू डीएचटी में। सही है, जिससे क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा प्रोस्टेट। अगर डीएचटी की वजह से ही क्या हुआ था? इनलार्ज हुआ था। और डीएचटी अगर कम हो जाएगा तो प्रोस्टेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। नर्सिंग इंटरवेंशन आपने क्या करनी है? इंक्रीज़ करना है आपने फ्लूइड्स को मॉनिटर करना है, अपने आयो चार्टिंग को मेंटेन करना है, अपने ग्रेविटी ड्रेनेज को जो फॉलिस कैथेटर उसको लगा हुआ है मॉनिटर करना है, अपने ब्लड क्लॉट्स को या कलर को उसके कि ब्राइट रेड है या ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही। इरिगेशन को आपने फ्लो करते रहना है, कोई क्लॉट नहीं आने देना, मॉनिटर करना है उसके वाइटल साइंस, पेन लेवल, टेम्परेचर, बुखार उसको चेक करना है ओरली, और ओरली आपने उसका बुखार चेक करना है, रेक्टली नहीं। अवॉइड करना है आपने स्ट्रेनिंग, कोई भी स्टूल सॉफ्टनर आपने उसको देने हैं ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो। टीच डीप ब्रीथिंग, पेशेंट को आपने डीप ब्रीथिंग टेक्निक बतानी है, रिलैक्सेशन टेक्निक बतानी है। ऑब्ज़र्व करना है आपने उसके ब्लड डिस्टेंशन को, स्पेजम्स को, और एंटी स्पेज़मोडिक आप उसको दे सकते हो, या पेन इंक्रीज़ अगर ब्लड क्लॉट उसको होगा तो क्या होगा? पेन उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर की, जिसमें ट्यूमर बन जाता है प्रोस्टेट के अंदर, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बन जाते हैं। अब जो हमारे पास प्रोस्टेट कैंसर है जो कि मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म प्रोस्टेट कैंसर है, ये सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन मैन है। रिस्क फैक्टर्स के क्या जाता है हमारे पास? एडवांसिंग एज ओवर 55, यानी कि 55 साल से अगर उसकी उम्र बढ़ चुकी है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हमारे पास किया जाता है प्रोस्टेट कैंसर जो कि ज़्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन हेरिटेज से आता है, जो कि जिनमें हाई लेवल ऑफ सीरम टेस्टोस्टेरोन होता है। 5 ईयर सर्वाइवल रेट इसका 89%। प्रोस्टेट कैंसर में आपके साइन सिम्टम क्या आ जाते हैं? अर्ली ट्यूमर बनता है, इसके कोई सिम्टम नहीं होते, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन आती है यानी कि डिफ़िकल्टी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन में रिटेंशन होता है, यूरिन बाहर नहीं आ पाता, अंदर ही रिटेन कर जाता है, डिक्रीज साइज़ हो जाता है, और फोर्स ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम, ज़्यादा दबाव के साथ आप यूरिन बाहर की तरफ निकालने लगते हो, या ब्लड इन यूरिन आता है, हेमाचूरिया, या पेनफुल इजैकुलेशन होती है जब आप इजैकुलेट करते हो। सब्जेक्टिव डेटा में आपने पेशेंट से क्या पूछना है कि उसको बैक पेन हो रहा है, नहीं हो रहा, हिप पेन उसको सिम्टम ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया कॉज करवा सकते हैं, जिसकी वजह से हेसिटेंसी उसको, डिक्रीज प्रेशर, फ्रीक्वेंसी, डिसयूरिया, यूरिनरी रिटेंशन। ऑब्जेक्टिव में आपने क्या देखना है? सिम्टम फॉर मेटास्टेसिस देखते हैं। मेटास्टेसिस क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पे कैंसर शिफ्ट हो जाना, तो उसमें लम्प्स इंग्वाइनल देखते हैं, इनलार्ज लिम्फ नोड देखना है, ब्लॉकेज ऑफ यूरिथ्रा या रेक्टल डिसफंक्शन आपने इसमें देखना है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या आ जाएगा? इसके डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन आप करोगे, DRE सेम एग्जामिनर इसके लिए किया जाए प्रेफरेबल होगा, जो या TRUS ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड विद बायोप्सी, जिसके उसके सेल देखे जाएंगे। PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन अगर उसका बढ़ा हुआ होगा, या प्रोस्टेटिक स्मेयर उसका किया जाता है अबनॉर्मल सेल्स या डिस्प्लेजिया के लिए, या एसिड फॉस्फेट प्रोस्टेट 100x हाइयर देन नॉर्मल, PAP प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेट उसका देखा जाएगा, या सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट अगर उसका इंक्रीज़ होगा, इफ़ बोन मेटास्टेसिस अगर हो गया है। बोन स्कैन है उसका किया जाएगा मेटास्टेसिस के लिए, MRI CT स्कैन ये टेस्ट किए जाएंगे। ट्रीटमेंट क्या है इसका? रेडिएशन, कीमो, सर्जिकल रिमूवल है। अब रेडिकल पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी की जा सकती है, जिसमें उसके जो प्रोस्टेट को रिमूव कर दिया जाएगा, उसके सराउंडिंग टिश्यूज़ को रिमूव कर दिया जाएगा, लिम्फ नोड्स को भी हटा दिया जाएगा, और इंग्वाइनल एरिया से यूरिथ्रा और जो एनास्टोम्ड हो जाएगा ब्लैडर के अंदर, या यूरोस्टमी उसकी कर देंगे, उसको बाहर निकाल देंगे, या बायलैटरल और केटमी करोगे, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, यानी कि दोनों टेस्टिस को हम क्या, एक या दो जिसमें कैंसर होगा उसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे, या टर्प किया जाएगा जो हम पहले देख चुके हैं। ये हमारे पास, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेस्टिकुलर कैंसर, जिसमें ट्यूमर बन जाता है किसमें? टेस्टिस में। अब मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म टेस्टिकुलर कैंसर, अब आल्थो ये अकाउंट होता है ओनली 1% ऑफ ऑल कैंसर इन मैन,
और ये मोस्ट कॉमन कैंसर है, ज़्यादातर यंग मैन बिटवीन एज 15 to 35 के अंदर ये पाया जाता है ज़्यादातर। और ये एसेंशियल फॉर क्लाइंट डन TSE टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन आना चाहिए, मंथली आप उन्होंने एग्ज़ाम करना है ड्यूरिंग शावर। अगर आप शावर बात वगैरह ले रहे हो तब आपने अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन खुद करनी है टेस्टिस की। 5 ईयर सर्वाइवल रेट इसका 95% और मैनेजमेंट इसकी सेम एज प्रोस्टेट कैंसर ही है। असेसमेंट में आपने क्या पूछना है कि उसको सब्जेक्टिव डेटा में अगर आप पेशेंट से पूछे हैवीनेस, स्क्रोटम उसके हैवी तो नहीं लग रहे, या वेट लॉस तो नहीं होगा, स्क्रोटल पेन तो नहीं हो रहा, उसका इमोशनल या एजुकेशन नीड तो उसको नहीं है, एंजाइटी डिप्रेशन तो नहीं हो रही उसकी। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप पेशेंट से चेक कर सकते हो उसका एब्डोमेन, स्क्रोटम में इनलार्ज है या नहीं है, गायनोकोमेस्टिया उसको है कि नहीं, जिसमें इनलार्ज ब्रेस्ट हो जाते हैं मेल्स के, मास इन टेस्टिस बड़े तो नहीं हो गए टेस्टिस, ड्रेनेज, स्वेलिंग, हेमरेज पोस्ट ऑप, सारी चीज़ें आपने देखनी है ऑब्जेक्टिव डेटा में। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आ जाता है इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी क्या है, जिसमें वेरी को कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी की है कि मेल कभी प्रेगनेंसी कॉज नहीं कर सकता। फिर अब इसमें इसके कॉजेज़ क्या आ जाते हैं, वेरिकोसेली या क्रिप्टोकिरिटिज्म, अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स या इम्पेयर्ड स्पर्म, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ स्पर्म या हार्मोनल इम्बैलेंस। इन सारे की कॉजेज़ की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स काउंसलिंग, मेडिकेशन, सर्कुलेटरी एड्स एंड सर्जरी। ये सारी चीज़ें इसकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। और कुछ और भी मेथड्स हैं वो भी देख लेते हैं। अब कॉजेज़ इसके क्या हो सकते हैं, स्पर्म डिसऑर्डर हो सकता है या वेरिकोसेलस हो सकता है, ये जिसमें क्या हो जाता है, ये हमारे पास इन्फ्लेम्ड वेन्स आ जाती हैं जो कि आपके स्क्रोटम की तरफ जा रही हैं, टेस्टिस की तरफ। रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन हो सकती है, यानी कि इजेकुलेशन बाहर की जगह ब्लैडर में हो रही है। या इम्यूनोलॉजिकल इनफर्टिलिटी है, ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई हार्मोन्स की वजह से, मेडिकेशंस की वजह से इनफर्टिलिटी हो गई है। ये रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन है, जिसमें इजेकुलेशन किस में हो जाती है, ब्लैडर में, बाहर आने की जगह ब्लैडर में चला जाता है। अब कुछ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, जिसमें स्पर्म इंसर्ट किया जाता है इनटू द यूट्रस क्लोज टू द टाइम ऑफ ओवुलेशन। जब फीमेल ओवुलेशन फेज़ में आ जाती है, एग रिलीज़ होता है उसके ओवरीज से, तो क्या किया जाता है, स्पर्म इंसर्ट किया जाता है उसके यूट्रस में। IVF इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी यूज़ किया जाता है, जो कि सिंगल स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है एक एग के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए। इन सब को हम आगे देखते हैं पिक्चर्स में। तो ये फर्स्ट हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, जिसमें क्या होता है, जब एक एग फर्टिलाइज होता है, यहाँ से ओवरीज ने एक एग फर्टिलाइज करके ट्यूब में छोड़ा, फेलोपियन ट्यूब में कर दिया, और यहाँ से क्या किया, नीडल से स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया, उसके इंजेक्टेड स्पर्म, ताकि यहाँ पे जाके इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सेकेंड, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी दी जाती है, जिसमें क्या हो जाता है, इसमें इंजेक्ट किया जाता है। इससे क्या करता है कि एग ले लेते हैं, एग ले लेने के बाद जो एग को पिक कर लिया जाता है और फर्टिलाइजेशन उसकी किस में करवा जाती है, स्पर्म भी प्रिपेयर किया जाता है, दोनों को फर्टिलाइजेशन बाहर करवा के और उनको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मदर की यूट्रस में। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट्रासाइक्लोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इसमें क्या किया जाता है कि एक ही स्पर्म को लेके उसके एग के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर उसके यूट्रस में डाला जाता है। फर्स्ट उसको कंसल्ट करेंगे डॉक्टर के साथ, स्टिमुलेशन, इंजेक्शन और मेडिकेशन किया जाता है। एग रिट्राइवल होता है, फीमेल से एग निकाला जाता है, स्पर्म कलेक्शन किया जाता है मेल से, और फिर माइक्रोस्कोप के ज़रिए नीडल में उसके किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है।
यानी कि बाहर ही उसको इंजेक्ट किया जाता है और उसके जो एग के अंदर उसके अंदर स्पर्म डाला जाता है और फिर उसको यूट्रस के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए डाल दिया जाता है मदर में से। ये है वो, यानी कि ये एक एग है और उसके अंदर ये स्पर्म को नीडल के ज़रिए जो कि माइक्रो पाइपेट है उसके ज़रिए एक स्पर्म को उसके एग के अंदर डाल दिया जाता है और फिर ये उसके यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है ताकि दोबारा फर्टिलाइजेशन हो जाए वहाँ पे यूट्रस के अंदर। थैंक यू, होप यू लाइक इट।